हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा और आज एक तुम्हारे सामने न्यू टॉपिक लेके आया हूं मैथमेटिकल फिजिक्स की। पहले मैंने वेक्टर कराया था, आज कराऊंगा कैलकुलस। कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं। पूरी फिजिक्स देखो तुम्हारी +1 +2 दोनों में ही 11th और 12th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मेजर रोल है। सारी के सारे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं, डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। ये तो बेसिक सा मतलब हो गया ना। अभी पूरी डेप्थ में पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक। ध्यान रखना, एडवांस क्वेश्चन तो मैं मैक्सिमम मिनिमम बताऊंगा, ग्रेडियंट बताऊंगा, जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इंटीग्रेशन का यूज कैसे करना है। फिर हम डेंसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, लैम्डा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, रो क्या होता है। वो सारी चीजें इसी वीडियो में पढ़ने वाले। थोड़ी सी बड़ी होगी, वन शॉट बना रहा हूं क्योंकि, बट सारा कुछ होगा, बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, बिल्कुल सब कुछ होगा, ध्यान रखना। चलो आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं कैलकुलस के पहले पार्ट से। पहला पार्ट है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का नाम से ही पता लग रहा है कि भाई वो तो डिफरेंशिएट करेगा, मतलब चीजों को तोड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये तो पढ़ते ही हमें नाम देखते ही समझ आ रही है। बात समझ में आ गई? चलो आगे सुनो। डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में समझने से पहले मैथ यहां पे लिख देते हैं, यहां लिखते हैं फिजिक्स। यहां पे ध्यान से देखना, मैथ में एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई? मैथ वालों ने एक टूल बनाया जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में हमने देखा कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, वेलोसिटी। तो ये जो रेट ऑफ चेंज वर्ड है ना, ये मैथ वालों ने पहले निकाल चुके थे, फिजिक्स से पहले इन्होंने कर लिया। देखो कैसे किया इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है, एक्स वाई एक्सिस ये ड्रॉ कर ली, ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, इसमें कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं रैंडमली। मैंने एक पैराबोला ड्रॉ कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होती है इसकी इक्वेशन, मान लो ऐसे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, कुछ भी रैंडमली, खुद से कुछ भी। यहां पे अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लूं, ये x1, इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा? y1। ठीक है ना? मतलब अगर ये 2 हुआ तो ये 4 होगा ना यार वहां से। बात समझ में आ गई? अगर ये x2 है तो ये y2 होगा, x2 y2, दो पॉइंट्स मिल गए। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आ गई भैया? ये तो बहुत अच्छी बात थी। अब सुनो, अगर मैं इसको पीछे तक एक्सटेंड कर दूं और ये एंगल बना दूं थीटा, ध्यान से देखना, ये कितना है पहले बताओ। अगर मैं इसको यहां पे भी बना दूं, ऐसे बना दूं थोड़ा अच्छा सा करके, तो बताओ ये कितना है? कितना है ये? है x2 माइनस x1। कितना है? x2 माइनस x1। बड़े में से छोटा माइनस कर दो। अगर ये 2 होता है, ये 4 होता, तो ये लेंथ कितनी होती? 4 माइनस 2 2। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, यहां पे लिखो x2 माइनस x1। और ये क्या ऐसे ही है, बड़ा माइनस छोटा, y2 माइनस y1। फिजिक्स मैथ वालों ने कहा कि ये जो है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा y, y2 माइनस y1 को, और इसको हम लिखेंगे डेल्टा x। इसको, ये क्या मीनिंग है इसका? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। इन्होंने ना इसको एक नेम दे दिया। क्या नेम दे दिया? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन्होंने नेम दे दिया उसका m। ये ना जो m है हमेशा चेंज होता रहेगा, कर्व के साथ चेंज होता रहेगा, उठता रहेगा, हमेशा चेंज होगा ये नहीं कह रहा, लेकिन इस कर्व के साथ चेंज होता रहेगा। तो बात समझ में हमें आ गई, इसके साथ चेंज हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने यहां पे थीटा लिया, या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये भी कितना एंगल होगा? थीटा। कैसे किया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल सुने होंगे तुमने। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? भाई लगाया मैंने इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहां से। अब देखो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। यार ये तो दोनों सेम चीज लग रही। हाँ बिल्कुल, तो ये मेरे पास होता है m किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। tan थीटा किसके इक्वल होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के। और इसका नेम क्या होता है? स्लोप। इसको क्या कहते हैं? स्लोप। अगर तुम पहाड़ के ऊपर जाओ, अपनी खोपड़ी को ऊपर करना होगा, ऊपर देखते हैं, ऊपर देख रहे हो ना मैं, अगर ऊपर देख रहा हूं अपने सिर को ऊपर करके, तो स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव। अगर ऐसे कभी भी होता है तो स्लोप होता है पॉजिटिव। अभी मैं बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव की चीजें, दिक्कत मत लो। अगर ये नीचे को ऐसे आ रहे हैं अगर हम, तो स्लोप होता है नेगेटिव। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं। हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो कब कब पॉजिटिव होता है, कब कब नेगेटिव होता है। 0 से 90 तक क्या होता है? 0 से 90 तक वो होता है पॉजिटिव। 0 से 90 तक क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक स्लोप ऐसे ले लूं, तो यहां से अगर मैं एंगल को मेजर करूं थीटा को, तो वो तो 90 से छोटा है। क्या है ये? एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। सबको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से छोटे वाले एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। बात समझ में आ गई?
ठीक है भैया, एक्यूट एंगल मतलब एक्यूट एंगल इसके बीच में डालेंगे, टैन जो होता है, टैन क्या होता है 90 के लिए, 90 से छोटे के लिए, एक्यूट के लिए पॉजिटिव, तो मतलब इसमें स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अब दूसरी लाइन देखो, दूसरा मैंने एक ग्राफ बनाया, उसमें लाइन बना दी ऐसी। अब क्या होगा, यहां से एंगल को मेजर करो, ये रहा, ये तो 90 से बड़ा हो गया यार, 90 तो ऐसे होता था, 90 से ज्यादा चलेगा। अब क्या करें, सोचो क्या करें, इसमें हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद पता चला ये तो ग्रेटर देन 90 है, और ग्रेटर देन 90 को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस के लिए मतलब टैन क्या हो गया, 90 से लेके 180 तक क्या हो गया, नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव। अरे ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ आ गई हमें कि यहां तक होता है पॉजिटिव, 90 तक होता है पॉजिटिव, 90 के बाद होता है नेगेटिव। इंपॉर्टेंट चीज पता लग गई। तो हमें पता लग गया स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। अब ध्यान से सुनो, स्लोप की क्या, स्लोप जीरो भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल जीरो हो सकता है। अगर तीसरा एग्जांपल समझो, अगर लाइन ऐसे हो गई तो स्लोप जीरो। तुम यहां पे x1 ले लो, यहां पे x2 ले लो, x1 के लिए भी यही वैल्यू आएगी, और x1 के लिए भी यही वैल्यू आएगी, x2 के लिए भी यही वैल्यू आएगी, y1 माइनस y1 क्या हो जाएगा, जीरो, तो स्लोप क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब अगर एक कांस्टेंट ग्राफ कभी भी दिख रहा हो, इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट ग्राफ। क्या कहते हैं, कांस्टेंट ग्राफ। कभी भी तुम्हें कांस्टेंट ग्राफ दिख रहा हो तो उसमें स्लोप क्या होता है, जीरो। क्या स्लोप इनफाइनाइट भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट भी हो सकता है। ऐसे मान लो एक ये ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक लाइन ऐसे है, कितना एंगल बना रही, 90 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री बना रही, तो क्या होगा, देखो tan 90 का होता है, tan 90 इंफिनिटी, तो मतलब tan 90 इंफिनिटी होता है, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, स्लोप के, तो स्लोप कैन बी इंफिनिटी आल्सो। तो चार पॉसिबिलिटीज होती हैं किसी भी स्लोप की। ये सारी चीजें यूज में आएंगी यार, जब हम काइनेमेटिक्स वगैरह करेंगे ना, तो ये बार बार यूज में आएंगी, तब तुम्हें समझ आनी चाहिए चीजें, इसलिए अब ध्यान से कर लो इसको। चलो अब यहां तक बात क्लियर है, आगे सुनो, ध्यान से सुनो, छोटी सी स्टोरी है। अब मैं ये जो चेंज लेके आया ना, ये जो डी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये क्या था, चेंज इन वाई, क्या था, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। अभी मैं मैथ वालों की बात करूं, फिजिक्स पे नहीं आया, ऐसा ही कुछ तो हमारे पास फिजिक्स में भी था। क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यार ये तो मेरे को यहां से मिल सकता है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्चुअल में भी होता है। इस फॉर्मूला को कहते हैं, इस फॉर्मूला को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखेंगे चीज को, दिमाग में डाल दो, इसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आ गई, दिमाग में घुसी, आगे सुनो। अच्छा ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, आगे सुनो। एक अगर मेरे पास कर्व दे रखे है कुछ ऐसे, ठीक है, ग्राफ है ये ग्राफ है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बात समझो, थोड़ी एक्स एक्सिस टेढ़ी हो गई, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ध्यान से सुनो, अगर एक पॉइंट मैं यहां पे लगा दूं x1, एक पॉइंट यहां पे लगा दूं x2, ध्यान से देखना, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्या बना, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, एक सर्कल में अगर बीच में से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास हो जाए उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सीकेंट। क्या कहते हैं, सीकेंट। जो कोड बोल रहे हैं, कोड खाली सर्कल के अंदर होती है, बाहर नहीं होती, बात ध्यान रहेगी, हाँ। तो ये होती है सीकेंट। अब सीकेंट को टेंजेंट कैसे बनाए, ध्यान से सुनो, डेफिनेशन पे आ जाओ, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। अगर मैं काम करूं, इस डेल्टा एक्स को छोटा करता जाऊं, तो क्या ये पॉइंट इसके पास 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 आता रहेगा, है ना। बात समझ में आ रही है, ये डेल्टा मतलब ये x2 को उठाओ, ये पॉइंट ऐसे दिमाग में इमेजिन करो, ये पॉइंट को उठाओ और इसके पास 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 लाते जाते बिल्कुल पास में हो, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा। तो ये दोनों पॉइंट्स कुछ ऐसे बन जाएंगे थोड़ी देर बाद, जब इसको बहुत क्लोज ले आओगे ना, तो एक्स वाई एक्सिस पे ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। ये सेम कर्व है, यहीं पे ही पॉइंट है x1 और बहुत उसके क्लोज है x2, मतलब ऑलमोस्ट यहीं पे है। तो ये क्या बन जाएगा, ये कोड ये सीकेंट से चेंज होकर बन जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, जो एक ही पॉइंट पे टच करता है। लेकिन तुम कहोगे सर यहाँ पे तो 2 पॉइंट थे, लेकिन वो 2 पॉइंट इतने ज्यादा क्लोज है कि उनको अलग अलग बताना पॉसिबल नहीं है। जब इस सिचुएशन को इस सिचुएशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो बन जाता है हमारे पास कुछ ऐसे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा, 0 के क्लोज, एक्स को नहीं,
एक्स को नहीं, डेल्टा एक्स को, चेंज को, जो x1 और x2 में डिफरेंस था ना, मान लो ये 4 था ये 2 था, डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, मैंने इस डिफरेंस को सॉरी ये 2 ये 4, मैंने इस डिफरेंस को बहुत छोटा कर दिया, पास लाके इसको ऐसे बना दिया 2.00001, वो छोटा होगा 0 के पास पहुंच गया, इनका डिफरेंस क्या आएगा 0.00001, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान से सुनो, ये चीज को हम एक बार बार ऐसे थोड़ी लिखते रहेंगे, इसको मैंने एक और चीज से रिप्रेजेंट कर दिया dy/dx, ये हमारी होती है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। पहुंच गए हम वहां पे, पहुंच गए हम मैथ वाले बच्चों तक, हमें मिल गया हमारा फिजिक्स के लिए टूल। अब हम मैथ वालों से ये टूल ले लेंगे, मैथ वालों को कहेंगे कि ये वाला टूल अब हमें चाहिए है, हमारी कुछ फंक्शंस है उनको डिफाइन करने के लिए, और इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं f df/dx where f is a function of x, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x डेल्टा x approaches to 0 डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, सेम फॉर्मूला वही वहां पे लिख दिया मैंने, बात समझ में आ गई। चलो यहां तक चीजें क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, बहुत सारी चीजें अब इसमें से तुम निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, यहां से फॉर्मूला वहां से फॉर्मूला। तुम्हें मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं तुम्हें, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है। लिमिट h अप्रोचेस टू, यही फॉर्मूला मैं एक और फॉर्मेट में लिख रहा हूं, x प्लस h माइनस में f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में घुसना नहीं चाहूंगा क्योंकि तुम्हारी जरूरत की नहीं है। इस फॉर्मूला को यूज करके मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत सारे फंक्शन आएंगे हमारी फिजिक्स में। अगर ये फंक्शन का मैं यहाँ पे डाल के एक फॉर्मूला निकालना चाहूं तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 2x, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन क्या मिलेगी मेरे को x के रिस्पेक्ट में 2x। तो कोई जनरल फॉर्मूला बता दो, अगर मैं इतनी शॉर्टकट बता रहा हूं तुम्हें तो चलो मैं तुम्हें जनरल फॉर्मूला बता देता हूं कि कैसे कोई भी फंक्शन आ जाए, कोई भी फंक्शन रैंडमली कोई भी फंक्शन आ जाए तो तुम उसको करने जोगे हो। तो एक जनरल फॉर्मूला लिख लो। मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं भाई कि तुम x रेज़ टू पावर 2 का ही करो, सिर्फ x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लिखो, d/dx x रेज़ टू पावर n, क्या आ जाएगा x रेज़ टू पावर n, ये आ जाएगा n x n माइनस 1। एक तरह का ना डाकू समझ लो, हर किसी की पावर को कम कर देता है। ये इस पे लगा, इसने इसकी पावर कम कर दी और n को आगे ले आया, ठीक है। और भी है चीजें समझ लो, d ऑफ dx अगर कांस्टेंट है कुछ भी, ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर या k, कुछ भी वेरिएबल है, वेरिएबल ये है x जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा 0। स्लोप ही तो है ना यार, ये d/dx है क्या एक्चुअल में, ये dy/dx क्या है, tan थीटा ही तो है ना। और tan थीटा अगर एक कांस्टेंट फंक्शन का लेंगे, किसका लेंगे, कांस्टेंट फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन 0 ही तो आएगी। अभी तो बताई थी मैंने तुम्हें, स्लोप कैन बी 0 आल्सो, बताया ना अभी। हाँ भाई बात समझ में आ गई यहां तक। आगे सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी याद कर लो, साइन का कॉस, ठीक है, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। ऐसे ही तुम tan का भी याद कर लो, tan की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स। बस इतने बहुत है तुम्हारे लिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इतने से अपना काम चल जाएगा। अब जो मेन चीज है ना वो देखो d/dx ऑफ ax प्लस b, इसमें क्या होगा, इसको देखो, इसमें क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको अलग अलग करके लिख लो, d/dx ऑफ ax प्लस में d/dx ऑफ b। बात समझ में आ गई। b की डिफरेंशिएशन 0 देगी क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, a की डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगी तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा a dx/x, x की डिफरेंशिएशन निकालनी रहेगी बस हमें, x की डिफरेंशिएशन निकालते हैं। यहां से देखते हैं, x का कुछ नहीं है तो पावर में 1 लिख दो, 1 आगे 1 में से एक माइनस, तो ये आ जाएगा ax 1 माइनस 1, x रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा a आंसर, a आंसर। बात खत्म, लोगे, दैट्स इट। आ गई बात समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है a। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस शीट तुम्हें दूंगा, ये फॉर्मूला को यूज करना सीख गए तो तुम्हारा काम हो जाएगा और क्वेश्चंस करने पे माहिर हो जाओगे तुम, मतलब तुमसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे। फिर यहां तक बात क्लियर है, तुम्हें सारी बात क्लियर है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। एक आध और फॉर्मूला उसको भी लिख लो, वो भी यूजफुल होगा और बहुत यूजफुल होगा यार वो तो।
लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सबको पता है लॉग क्या होता है, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, क्या होती है 1/x। ऐसी डिफरेंशिएशन एक और की सीख लो e रेज़ टू पावर x, या e रेज़ टू पावर जनरल सीख लो e रेज़ टू पावर ax। क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, e रेज़ टू पावर ax की e रेज़ टू पावर ax ही होती है, उसकी वही होती है, लेकिन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, जो भी पावर में दिया होगा उसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा। ax की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, a तो कांस्टेंट है बाहर, तो ये बन जाएगा a e रेज़ टू पावर ax, और x की डिफरेंशिएशन अभी बताई थी 1, क्या होती है 1। दैट्स इट आंसर। आगे सुनो, एक एग्जांपल करके दिखाओ मुझे, एक एग्जांपल करके दिखाओ कुछ डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax प्लस b। करो ये एग्जांपल को, सिंपल सा एग्जांपल है, करके दिखाओ मुझे। ये एग्जांपल करके दिखाएंगे सारे, कर लिया ट्राई कर लिया, चलो आगे। ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax e रेज़ टू पावर b। मैंने अलग अलग करके लिख लिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, अलग करके लिख लिया, ठीक है भाई हमें समझ आ गई भाई। अब e रेज़ टू पावर b को तो अलग लिख लो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा, प्लस में होता तो जीरो, ध्यान रखना ऐसे नहीं जीरो कर देना। डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ e रेज़ टू पावर ax का, किसका e रेज़ टू पावर ax का। डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा, ये तो सेम ही आ जाता है, e रेज़ टू पावर ax की e रेज़ टू पावर ax से होती है। डिफरेंशिएशन होगी किसकी, फिर डिफरेंशिएशन होगी ax की डिफरेंशिएशन होती है a, तो ये टोटल बन गया a, इन दोनों को दोबारा कंबाइन कर दो e ax प्लस b, बात खत्म, लो हो गया, दैट्स इट। बात समझ में आई, दिमाग में घुसी बात क्या होती है, चलो आ जाओ। तो डिफरेंशिएशन हमें समझ आ गई, उसके फॉर्मूलाज हमने लर्न कर लिए, बहुत सारी चीजें अब हम सीख चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, एक और चीज सीखते हैं डिफरेंशिएशन से ही। एक डिफरेंशिएशन से बहुत प्यारी चीज निकल के आती है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या कहते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार वो भी। उसको अगर हम सीख गए मैक्सिमा मिनिमा को, तो हमारे लिए और कुछ भी नहीं रह जाएगा फिर डिफरेंशिएशन में। मेन एक ग्रेडियंट रह जाएगा, जो इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, जेईई एडवांस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो आ जाओ इसको सीखते हैं। चलो अब ध्यान से देखो, अब हम सीखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का क्या मतलब होता है, मैक्सिमा और मिनिमा का ये मतलब है कि अगर कभी भी कोई कर्व है, तो उसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पता है सबको, क्रिटिकल पॉइंट्स पता है क्या होते हैं, मैं बताता हूं। अगर मान लो एक कर्व है कुछ ऐसे, और कर्व दे रखी है कुछ ऐसे, मान लो ये, इसमें क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कितने तुम्हारे पास मैक्सिमा है, मैक्सिमा का मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, ये है मैक्सिमा, सबसे कम वैल्यू ये रहा मिनिमा, ये रहा मैक्सिमा, आगे कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं आगे, ठीक है। हमने एक चीज देखी थी यार, याद करो अभी, अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो उसके लिए स्लोप क्या होता है, ऐसे के लिए स्लोप क्या होता है, अगर मैं यहां भी x1 कंसीडर कर लूं, यहां भी x2 कंसीडर कर लूं, इसके लिए भी y1 आएगा, इसके लिए भी y1 है, इसके लिए स्लोप क्या था, इसके लिए स्लोप था 0, मतलब tan थीटा 0, इसके लिए tan थीटा क्या था 0। बात समझ में आ गई यार, इसके लिए tan थीटा 0 है, इसका मतलब dy by dx भी 0 होना चाहिए। तुमने तो कहा था मेरे को कि tan थीटा इसके इक्वल होता, तो मैंने कह दिया हाँ बिल्कुल सही है। तो तुम्हें आज से एक चीज पता लग गई कि अगर तुम्हें कोई भी फंक्शन दिया होगा, कोई भी फंक्शन रैंडमली, तो तुम उसका मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालोगे, उसकी डिफरेंशिएशन करो, उसको 0 के इक्वल रख दो, दैट्स इट आंसर। जो भी पॉइंट्स आएंगे आंसर। एग्जांपल करो, चलो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस में 4। तुम बताओ इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, पहले उसके क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ। अभी मैं मैक्सिमम मिनिमा की बात नहीं कर रहा, एक और स्टेप है अभी मैक्सिमम मिनिमा में। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन करी 2x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x स्क्वायर की हो जाएगी 4x। क्यों भाई, 2 तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x होती है, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से एक माइनस, अभी कराया था। 3 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन x की 1 हो जाएगी, अभी बताया था। और 4 तो कांस्टेंट है, इसकी 0 हो जाएगी, तो ये आंसर।
अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूं तो यहां से x की कितनी वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू आ रही है -3/4। अच्छा, हमें यहां से एक चीज पता लग गई, इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये बताओ कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, ये हाईएस्ट वैल्यू है या फिर ये लोएस्ट वैल्यू है। यार ये कैसे पता लगाएं, ये तो दिक्कत हो गई, ये तो दुविधा आ गई। अब क्या करें क्या करें क्या करें, मैंने सोचा बहुत कि इसके लिए क्या करें। इसके लिए एक और चीज ध्यान दो, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव। क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव, मतलब जो डेरिवेटिव कर दिया उसका एक और बार डेरिवेटिव कर दो। बात समझ में, जो डेरिवेटिव कर दिया उसका एक और बार डेरिवेटिव कर दो। कैसे कर दो, d/dx ऑफ जो पहले कर चुके हैं। मतलब मेरा कहने का है ये d/dx ऐसे लिखा, जो करने के बाद है डेरिवेटिव वो यार 4x + 3, इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दो, इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दो, तो 4x का 4 और 3 का 0, तो 4 आंसर। याद रखना जब भी डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन जो भी है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या होता है मिनिमा। क्या होता है मिनिमा। और अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो वो क्या होता है मैक्सिमा। इस चीज को लिख लो, इस चीज को लिख लो। मैक्सिमा और मिनिमा कहां कहां पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि तुम dy/dx लिखो, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। इसमें एक आए हैं, 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी आ सकते हैं। अगर तुम्हें वो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए तो तुम्हें चेक करना है कि मैक्सिमा कौन सा और मिनिमा कौन सा। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, और तुम सेकंड डेरिवेटिव करो और सेकंड डेरिवेटिव के बाद देख लो कि वो पॉजिटिव आ रहा है आंसर के नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। इस चीज को ध्यान रखो, यहां तक नोट कर लेंगे सारे। सो नेक्स्ट करते हैं चेन रूल। अब चेन रूल में ध्यान से देखेंगे, चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, फिजिक्स वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये नहीं सिखाते, ऐसे कह देते हैं हमेशा, हर कहीं भी देख लेना, हमेशा तुम्हें एक चीज कह दी जाएगी कि ये मैथ में सीख लोगे तुम, या मैथ वाले बच्चों के लिए, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें आना चाहिए भाई। चेन रूल सीख लो। चेन रूल हमारे पास क्या होता है, जैसे मेरे पास कभी भी ऐसा फंक्शन है f(g(x), तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, पहले होती है डिफरेंशिएशन f(g(x) की पूरे की, मैं एग्जांपल के साथ कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। फिर डिफरेंशिएशन साथ में होती है g(x), ऐसे होता है एक्चुअल में क्वेश्चन, यही तुमसे बताया नहीं जाता, मैं तुमसे दिखाता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे e⁻x², इसकी डिफरेंशिएशन बताना जरा। और वो टीचर तो कह देंगे कि भैया इसकी डिफरेंशिएशन तो सेम ही रहती है, तुमने तो यही सीखा ना, एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन यही रहेगी एक्सपोनेंशियल, बट ऐसा नहीं होता। अभी डिफरेंशिएशन होगी x² की, जब तक x² x नहीं बन जाता तब तक हम उसकी डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। मैं तुम्हें और दिखाऊंगा भी चीजें, देखते जाओ। इसका आंसर क्या आएगा, x² की 2x, सॉरी यहां पे स्क्वायर लगा दिया मैंने, ये हो जाएगी 2x e⁻x²। आगे सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे सुनो। मान लो ये क्वेश्चन होता तुम्हारे पास 1 + ex², अब क्या करते, देखो फिर चेन रूल लगाओ। सबसे पहले log, और इसको कुछ भी इसको x मान लो, पूरे को मान लो, दिमाग में मान लो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है 1 में पूरा, फिर डिफरेंशिएशन। अभी क्वेश्चन खत्म हो गया नहीं, अभी डिफरेंशिएशन होने वाली है 1 + ex² की, तो 1 + ex² की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जो अच्छा बच्चा आएगा वो क्या कहेगा, 1 की 0 और इसकी सेम। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ। अब डिफरेंशिएशन होने वाली है x² की, जो कि होती है 2x, तब जाके आंसर आएगा। तो ये आंसर आएगा 2x e⁻x² डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x²। अब आया आंसर कहीं घूम फिर के। मैं डस्टर लेके आता हूं अपना, अब ठीक है, डस्टर मेरे पास है, अब हम पावर में पूरी। यहां तक चीजें समझ आ गई यार। अगर तुम्हें ये चीज को इग्नोर कर दोगे ना चेन रूल को, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करके लाया हूं, बस एक बार मिल जाए कि वो क्वेश्चन है कहां। ये t टाइम हमें दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x। यार ये वाले क्वेश्चन है जेईई एडवांस में आते हैं, मतलब तुम्हें t और x का फंक्शन दे दिया, इन्होंने पूछा एक्सेलरेशन बताओ x का फंक्शन, नहीं एक्सेलरेशन बताओ v का फंक्शन, एक्सेलरेशन बताओ v का फंक्शन। कैसे करें यार, मैंने ना पूरी काइनेमैटिक्स में रटवा देना तुम्हें आज ये चीज कि tx का फंक्शन दिया तो इसका फंक्शन ये कैसे निकालने उसका। मान लो तुम्हें tx का फंक्शन दिया और आंसर में भी तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है x का फंक्शन, तब इजी हो जाएगा। या फिर तुम्हें कह दे tx का फंक्शन है, एक्सेलरेशन निकालो x का फंक्शन, तब कैसे करने हैं। ये चीजें काइनेमैटिक्स में सीखेंगे आराम से, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, इतनी ज्यादा टफ नहीं है। बट अभी यहाँ पर देख लो, एग्जांपल देख लो, डिफरेंशिएशन का यूज देख लो कैसे करेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, करो। टाइम के रिस्पेक्ट में dt/dt, इसका क्या हो जाएगा 2x
एक्स स्क्वायर की 2x हो जाएगी ना यार। सो यहां तक समझ आ गया? थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था फोन। तो यहाँ पे x अल्फा x स्क्वायर की क्या आ जाएगी 2x इंटू अल्फा। अल्फा तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन ध्यान से सुनो यार, अभी x की भी तो होगी t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt। बात समझ आ गई? वही चेन रूल जो अभी कराया था वही। हमें नहीं पता ना dx बाई dt क्या है, इसलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा x की क्या आ जाएगी dx बाई dt। क्या आ जाएगा dx बाई dt। अब ध्यान से सोचो, हमने दिमाग लगाया लगाया लगाया, dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है यार, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी। ये बन गया 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा x इंटू ये क्या बन गया v, और ये भी क्या बन गया बीटा इंटू v। क्या v कॉमन आ जाएगा? क्या v कॉमन आ जाएगा? हाँ v कॉमन ले लिया, v कॉमन आ गया तो ये क्या बन गया 2 अल्फा x प्लस में बीटा। ये दो हमारे पास आ गया। अभी हमें डिसेलरेशन निकालनी है। क्या फाइंड आउट करना है? इसने कहा था रिटार्डेशन फाइंड आउट करो। फाइंड आउट द रिटार्डेशन एज अ फंक्शन ऑफ v। क्या भाई मतलब रिटार्डेशन का मतलब एंड में क्या आना चाहिए? माइनस साइन आना चाहिए। देखते हैं रिटार्डेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। क्या होता है? dv बाई dt। लगाओ dv बाई dt, हम लगा देते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। dv बाई dt कैसे निकलेगा? इसको पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 अल्फा x प्लस में बीटा होल की पावर -1 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। वो चीज मैं नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट करूंगा मैं। समझ तो आ गई ना? हाँ, तो माइनस आगे आ जाएगा, पावर आ गया, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, मैं यहाँ x भूल रहा हूं, x भी आएगा, पावर में से एक कम करेंगे तो -2। क्या क्वेश्चन खत्म? नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने क्या सिखाया? चेन रूल। चेन रूल में भी अंदर वाले का भी करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगी -2 अल्फा, बीटा की हो जाएगी 0, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की 1, यहां t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे x की, तो हमें क्या पता यार, हमने dx बाई dt लिख दिया ऐसे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो 1 होगी कि नहीं होगी। यहां बचा 2 अल्फा, और डिवाइड में क्या चला जाएगा? ये पूरा तामझाम 2 अल्फा x प्लस में बीटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों है? होल स्क्वायर क्यों है? ध्यान से देखो, होल स्क्वायर क्यों है? होल स्क्वायर इसलिए है क्योंकि यहां पे नीचे जाके +2 हो जाएगी। दैट्स इट। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा 2 - 2 अल्फा, और ध्यान से देखेंगे ये किसकी वैल्यू है यार? ये किसकी वैल्यू है? ये पूरी जिसको मैंने गंदा सा बॉक्स बनाया, ये वैल्यू तो v की लग रही है, 1 अपॉन में दिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में v स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 अल्फा v रेज़्ड टू पावर -2। दैट इज आवर आंसर। दिस इज द पावर ऑफ डिफरेंशिएशन। हमें t दे रखा है x का फंक्शन, t दे रखा है x का फंक्शन, फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v। ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, वो मैं काइनेमैटिक्स में कराऊंगा, सारी चीजें यहां करा दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। अब मैं बाकी चीजें तुम्हें काइनेमैटिक्स में कराता हूं। अब यहां तक चीजें क्लियर हो गई। लेट्स सी नेक्स्ट हम क्या प्रिपेयर करके आए। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करके आए कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम मिनिमा के अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि जब हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करते हैं वहां पे पूरा मैक्सिमम मिनिमा ही चलता है हमारा, जितना भी हम करेंगे मैक्सिमम मिनिमा ही करेंगे। तो अब हम वो कर लेते हैं इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशंस होती है, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें पहले बताया अगर कोई भी फंक्शन गिवन हो, x का मान लो, फिलहाल के लिए x का मान के चल रहे हैं, जनरल तुम r के लिए मान के चल लो। r एक पोजीशन वेक्टर होता है, लास्ट वीडियो में सिखाया था। r का कोई भी फंक्शन है, उसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो क्या करेंगे d बाई डी आर इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। यहां से क्या आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या आ जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट से पता कैसे लगेगा मैक्सिमम मिनिमा? ये भी चीज बताई है। अगर ये जो चीज है इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दे, मतलब डी स्क्वायर एफ अपॉन में डी आर स्क्वायर, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमा, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमा। बात समझ में आ गई? समझ नहीं? चलो मैं ग्राफ से बता देता हूं यार। मान लो एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, तुमने एक बॉक्स को यहां पर रख दिया, एक बॉक्स को यहां पर रख दिया। ये टॉप वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू हो गई यार, ये सबसे बड़ी, तो इससे तो सारी छोटी होंगी ना, सारी की सारी छोटी होंगी ना, इसीलिए मैक्सिमा छोटी वैल्यू पे, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इससे तो सारी बड़ी होंगी ना वैल्यू, तभी तो मिनिमा। इससे तो सारी बड़ी होगी, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। और इसे क्या कहते हैं? स्टेबल। क्यों कहते हैं स्टेबल और अनस्टेबल? मान लो इसको मैंने थोड़ा सा धक्का दिया है तो नीचे गिर जाएगा, इसको मैं जितना मर्जी धक्का दे लूं ऊपर चढ़ाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए स्टेबल अनस्टेबल।
ठीक है, ऐसे याद रखना तुम इसे, स्टेबल अनस्टेबल। मान लो तुम्हारे पास ना एक अभी आगे जाके एक फॉर्मूला आएगा फोर्स का, विच इज डेल्टा बाय डेल्टा आर एज आर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन गिव्स अस फोर्स। ये चीज आगे पढ़ेंगे, अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, मान लो तुम्हें कभी पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म की दी हो, कुछ इस फॉर्म की दी हो, मैं एक एग्जांपल लेकर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, ए अपॉन में आर क्यूब आर स्क्वायर, ए अपॉन में आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन में आर। बताओ इसमें मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा? सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट बताओ। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करें? सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगी? ए -2 आगे -3 माइनस बी, समझ आ रहा है ना यार? समझ आ रहा है ना? हाँ, आर -2। कैसे किया डिफरेंशिएशन? जो अभी सिखाया वही तो किया दोबारा, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बात समझ में आ गई, हमें दिमाग में घुस गई। अब क्या करें, अब क्या करें? हमने सोचा सोचा सोचा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये बन गया -2 a अपॉन में आर क्यूब, और यहां बच गया प्लस b आर स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों इक्वल टू 0 क्यों करेंगे? क्योंकि हमने मैक्स क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए तो r क्या आ जाएगा? 2a बाई b। देखो यहां से कितना आ गया? 2a बाई b, आर स्क्वायर कॉमन होकर उधर 0, r इधर आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा, तो 2a बाई b। अब बस क्रिटिकल पॉइंट तो आ गए, मतलब आधा क्वेश्चन तो हमारा हो गया। बस ये देखना कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, और स्टेबल है या अनस्टेबल है। देखते हैं, देखते हैं। अगर मैक्सिमा आया तो अनस्टेबल, अभी बताया। देखते हैं इसके एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर का पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, ध्यान से हमने करा इसको। तो इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है, तो ये आ जाएगा a इंटू 6 -2 -3 6 होता है, तो ये आ जाएगा 6, और यहां पे क्या आ जाएगा? r रेज़ टू पावर -4, r रेज़ टू पावर -4। यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस के b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2r क्यूब माइनस के 3, ठीक है, बस हो गया। ये हो जाएगा 6a डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर 4 माइनस 2b डिवाइडेड बाय r क्यूब। दैट्स इट, आंसर। सो तुम इसे सिंपल सा है, सॉल्व करके देखना, r की प्लेस पे पुट कर देना, ये इसमें सिंपल इंसर्ट कर देना। उसके बाद जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब मैक्सिमा क्या मिलेगा? मैक्सिमा विच इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, विच गिव्स अस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां तक समझ आ गया? एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे को घर के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस x रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2। इस क्वेश्चन के तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में, और बताना है कि स्टेबल कौन से पाएगा, अनस्टेबल कौन से पाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है? दो पॉइंट्स आएंगे तो उसको ध्यान से करना। अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है तुम्हारा टॉपिक। आगे सुनो, आगे सुनो। अब आने वाला है इंटीग्रेशन। अब क्या आने वाला है? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में ध्यान से सुनेंगे, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, लिख लेना यहाँ पे, सम क्वांटिटीज आर डिराइव्ड बाय, सम क्वांटिटीज, तुम ही लिख लो, सम क्वांटिटीज आर डिराइव्ड बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जस्ट कुछ नहीं है, एक न्यू मेथड है, सांप जैसा चीज होती है, इसे हम क्या कहते हैं? सांप, सांप, ठीक है। इस सांप को ही देखना, इसका मतलब क्या होता है और इससे कैसे हम चीजें को इजी बना सकते हैं, सरल कैसे बना सकते हैं इन चीजों को। तो ध्यान से देखो, सम क्वांटिटीज आर डिराइव्ड बाय इंटीग्रेशन। जैसे जैसे एग्जांपल सुनो, मान लो तुम्हें वेलोसिटी पता है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालना? हमने वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमने सोचा 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 कैसे निकाले? हाँ, ऐसे कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा v dt इक्वल टू dx। ऐसी कोई चीज है जो इस डिफरेंशिएशन को खत्म कर दे। हमने सोचा सोचा, मैथ वालों के पास गए, हमने मैथ वालों को कहा एक टूल बना के दे दो। उन्होंने क्या किया? सांप से ऐसे लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये ना इसको खत्म कर देगा, ठीक है। और यहां पे आ जाएंगे लिमिट्स, कहां से स्टार्ट हुई कहां पे खत्म हुई वो मेरे को बता दो बस। मान लो ये स्टार्ट हुई u से, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ये स्टार्ट हुई t इक्वल टू 0, t 0 से स्टार्ट हुई, t पे खत्म हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t है। क्या है वेरिएबल? वेरिएबल हमारे पास t है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता है वही तो वेरिएबल होता है। यहां पे क्या? इनिशियल पोजीशन x0, फाइनल पोजीशन x, या इसको लिख लो x1, इसको लिख लो x2। तो क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाओ, तो ये बन जाएगा
v dt, हमें v नहीं पता तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले को सॉल्व कर सकते हैं। x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू डेल्टा x द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लो फॉर्मूला बन गया। तो मतलब यार ये सांप तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार लर्न करना, ये सांप तो बड़ा काम का। अब इस सांप को सॉल्व कैसे करते हैं सुनो, अब चीजें अब इंपॉर्टेंट आने वाली है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें, ध्यान से सुन लेना तो समझ आ जाएगा। मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, तुम सेंटर पे खड़े हो गए और तुमने छोटा सा डी थीटा एलिमेंट पे, डी थीटा का मतलब छोटा सा एंगल ले लिया, छोटा सा एंगल ले लिया डी थीटा, रेडियस है इसकी आर, तो मुझे बताओ ये आर्क लेंथ कितनी होगी। हमें पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है डी थीटा, आर्क कितनी है पता नहीं, मान लो dx डिवाइडेड बाय रेडियस r, तो dx कितना आ जाएगा r d थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारी जगह यूज होने वाला है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करेंगे, वेरिएबल मास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में करेंगे, सेंटर ऑफ मास में करेंगे, सब में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए इसको दिमाग में डाल लो। छोटी सी आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। बात समझ में आ गई भैया? में आगे सुनो, अब हमें क्या करना है, ये छोटा सा dx है, dx मतलब छोटा सा एलिमेंट है, अब दूसरा छोटा सा एलिमेंट ले लिया, दूसरा छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा एलिमेंट छोटा एलिमेंट छोटा एलिमेंट, करते 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 मैंने क्या किया, ध्यान से देखोगे तो सर्कल बन गया। तो मैंने क्या किया, इनका समेशन ले लेता हूं dx का, है ना। समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब तो यही होता है ना, इनको जोड़ दो, dx को जोड़ दो। तो इन्होंने मैथ वालों ने क्या बताया, समेशन जो होता है ना, ये होता है डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। किसके लिए होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। मतलब इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब ये होता है ऐसी वैल्यूज जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके लिए होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी है, मैं dx को सिर्फ इंटीजर ही थोड़ी लूंगा, मैं तो फ्रैक्शन भी ले सकता हूँ। क्या पता यहाँ पे 1.2 हो, यहाँ पे 1.4 हो, यहाँ पे 1.6 हो, तब क्या करेंगे, तब दिक्कत आ जाएगी। तभी इन्होंने क्या किया, ये वाला सिंबल दे दिया, इन्होंने कहा अब तुम फ्री हो, अब तुम फ्री हो, कुछ भी एलिमेंट ले लो, कैसे भी छोटे छोटे पीस ले लो, बस यहाँ पे dx लिख दो और यहाँ लिमिट लिख दो, कहां से शुरू कहां पे खत्म। यहाँ पे लिखो शुरू और यहाँ पे खत्म, दैट्स इट, हमें मिल गई इंटीग्रेशन। यही करना हर जगह। अब मैं तुम्हें इसके एप्लीकेशन दिखाता हूँ, ऐसे धुएं की तरह उड़ा के ले जाना। देखो 0 से स्टार्ट हुआ, कितना एंगल टोटल हमें चलना पड़ता है एक के लिए, 2 पाई, ठीक है। किसकी इंटीग्रेशन करनी है, dx की, दैट्स इट। देखो अभी आंसर आ भी गया हमारा, क्या हो जाएगा, dx की जगह आ जाएगा r d थीटा। ये कहां से आया, ये रहा। r तो कांस्टेंट है, रेडियस तो चेंज नहीं होगी, तुम कहीं घूम जाओ, यहां पे रहो, यहां पे रहो, यहां पे रहो, यहां पे रहो, कहीं भी चले जाओ, रेडियस चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा, थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा r बाहर 0 से 2 पाई d थीटा। अब ध्यान से सुनो, r ऐसे ही आ जाएगा, d थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, डी थीटा की इंटीग्रेशन सिंपल इतनी सी जान लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पे क्या आ जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि आ जाएगा 2 पाई r, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। जादू सा लग रहा है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बात समझ में आ गई, नहीं आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है। चलो आगे सुनो, आगे और चीजें सुनो। मान लो कि अगर हमें कभी ऐसे नहीं गिवन है, ऐसे नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें मान लो ऐसे गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना। अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि इंटीग्रेशन काम किया, मेरे को नहीं हो रहा, तो मैं बाकियों को कैसे बताऊंगा। अब मान लो एरिया फाइंड आउट करना, एक सर्कल लिया, अब मैंने उस सर्कल के ना एरिया फाइंड आउट करना है ऐसे, तो मैंने ना उसकी छोटी सी स्ट्रिप काट ली, स्ट्रिप काट लिया से, ये स्ट्रिप काट ली, ये मैंने स्ट्रिप काट ली। स्ट्रिप का मतलब छोटी सी पट्टी सी काट ली बीच में से, ठीक है, जिसकी रेडियस मान लो कितनी है, स्मॉल आर, वैसे इसकी टोटल रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। वैसे रिंग जो ये है ना डिस्क, इसकी कैपिटल आर, वैसे इसकी कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक, हाँ। अब इसकी कैसे करेंगे, वही छोटा सा एलिमेंट ले लो डी थीटा, डी थीटा पे जाके काट लेंगे एक छोटा सा पीस। अब इस पीस का एरिया कितना होगा, इस बार एरिया पूछ रहा हूं, ठीक है, इस पीस का एरिया कितना होगा जो स्ट्रिप काटी है। सो इस वाली स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा, 2 पाई आर, इसकी सरकमफेरेंस इनटू में डी आर, इसकी विड्थ जो ये जितनी मोटी है। समझ नहीं आया ना, नहीं आया ना। एक काम करो, स्ट्रिप को ना बाहर निकालो, दिमाग में सोचो, मैंने स्ट्रिप को तोड़ा, बाहर निकाल लिया, यहां पे रखा, इसको काट दिया कैंची से, तो ये ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, जूम भी कर लिया थोड़ा सा। तो ये जो लेंथ है ये थी 2 पाई आर,
कितनी थी 2πr, गोल घूमी थी ना, मैंने गोल को सीधा कर दिया, रहेगी तो 2πr, यहाँ पे छोटा r आना, बस ये ध्यान रखना। और ये विड्थ मैंने तुम्हें बता दी dr है, तो इसका एरिया बताओ, ये तो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया यही होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये लेंथ हो गई इसकी, ये ब्रेथ हो गई, तो ये एरिया बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो बस, इंटीग्रेशन के रूल तुम्हें मैं अभी बता दूंगा सारे के सारे, जीरो से कहां तक करनी है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, जीरो से करनी है r तक, जीरो से r तक। इस बार गोल नहीं घूम रहे हम, गोल घूम चुके 2πr में, 2πr में गोल घूम चुके, इस बार हमें यहां से लेके यहां तक जाना है, तो इंटीग्रेशन जीरो से शुरू होगी, खत्म होगी r पे, तो ये क्या आ जाएगा 2π तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगी r dr पे, जीरो से r। अब मैं इंटीग्रेशन के रूल्स तुम्हें बता देता हूं क्या होते हैं अभी 1 मिनट में, फिलहाल के लिए याद रख लो, r की इंटीग्रेशन होती है r²/2, जीरो से r, ठीक है, जीरो से r क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 2π, 2 से 2 तो वैसे कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r² माइनस के 0 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू πr², विच इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। फाइनली तुम्हारे सामने है यार एरिया ऑफ द सर्कल। देखो प्रूव करना कैसे, इतना ज्यादा भी टफ नहीं है, थोड़ा सा बस मेहनत लगेगी। अब तुम्हें मैं कुछ फॉर्मूलाज लिखवा देता हूं इंटीग्रेशन के, जो तुम्हारे काम आएंगे आगे जाके, ठीक है। वो फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उनको लिख लो। कुछ ही फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें मैं, ज्यादा मैं आपसे बोर नहीं करने वाला तुम्हें कि ऐसे 50 फॉर्मूलाज बता दिए, जो जो बता रहा हूं उतने याद कर लेना। एक फॉर्मूला होता है x⁻n dx, ठीक है, a to b, तो ये बन जाएगा x⁻n+1 अपॉन में n+1। मान लो स्क्वायर होता तो स्क्वायर का क्या आ जाता है x³ 3, x⁻100 का क्या आ जाता x⁻101 अपॉन में 101। और लिमिट कैसे आती है a से b, तो पुट करो लिमिट 1 अपॉन में n+1 बाहर, b⁻n+1 माइनस a⁻n+1, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे है a प्लस बी एक्स की पावर n dx, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिमिट्स नहीं मैं लिख रहा हूं, अब लिमिट्स तुम्हें अंडरस्टूड होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा आ जाता है। कभी भी ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन है, कैसा है लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, तभी ये होगा। अंदर x² आ गया, फॉर्मूला लगा के आ गए तो गलत, सिर्फ अंदर क्या होना चाहिए x की पावर 1 होनी चाहिए, 1। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा a प्लस बी एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाले की याद कर लो फिलहाल के लिए। नीचे आ जाएगा b, क्या आ जाएगा नीचे b, पहले साथ में आता था, इस बार नीचे आएगा d, तो ये चीज को ध्यान रखना, सॉरी b। समझ आ गई। एक और फॉर्मूला लिखो फिर, sin x का लिखो, sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस के cos x dx, और cos x की क्या होती है देख लो, डिफरेंशिएशन में यहाँ पे पॉजिटिव आता था, इसमें cos की होती है sin x dx, पता नहीं क्यों लिखा मैंने sin x। अब यहाँ पे 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसका स्पेशल केस ये होती है log x, और वहां पे log x की इंटीग्रेशन क्या होती थी 1/x। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का क्या होता है e⁻x, और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x स्क्वायर, वो जो मैंने वो चेन रूल कराया था, वो यहाँ पे क्या होगा भैया, इतना इजी नहीं है यहाँ पे, नॉट दैट इजी, वो इतना इजी नहीं है, तो हमारे पास आने भी नहीं वाले हैं, ठीक है, हमारे पास नहीं आएंगे ये चीजें, ये वाली चीजें हमारे पास इंटीग्रेशन में नहीं आएंगी, हायर लेवल में आएंगी, जब हम डबल ट्रिपल इंटीग्रल करते हैं ना तब आती है चीजें, हमारे पास अभी चीजें नहीं आने वाली। बात समझ में आ गई। अब आगे सुनो, आगे सुनो। अब हमारे पास ना दो फॉर्मूलाज होते हैं, अब फिजिक्स पे आते हैं, तो मैथ हो गया बहुत ज्यादा हो गया, हद से पार मैथ। अब दो फॉर्मूलाज सुन लो, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास v dt, क्या होता है v dt, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या होता है a dt, वेयर a इज द एक्सेलरेशन। ये दो फॉर्मूलाज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे काम आएंगे। मान लो तुम एक्सेलरेशन को कभी ऐसे लिख देते हो, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का सारा काइनेमेटिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, या मैं प्रूव ही कर देता हूं, dv by dt होता है ना, तो इसको ऐसे लिख लो dv अपॉन में x dx, dx अपॉन में dt, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा v dv अपॉन में dx। ये एक और फॉर्मूला हमने बना दिया, अभी देखो तुम्हारे सामने ये बन गया। तो यहां से एक और फॉर्मूला अभी आ रहा है तुम्हारे सामने, देखो अभी देखते जाओ क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। ये बन जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड में,
ए dx, इसका तो मुझे पता नहीं क्या होगा क्योंकि यहाँ पे ए आ गया, ए कांस्टेंट है नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन इधर का पता लग गया। v dv का क्या आएगा, ये होता है v स्क्वायर अपॉन 2, अभी फॉर्मूला कराया था तुम्हें, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 का पावर एक बड़ी और नीचे भी वही, तो ये क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a dx फॉर्मूला। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो, रूट 2 और रूट में a dx। ये फालतू फॉर्मूला याद नहीं रखना तुम्हें, ठीक है, ऐसे डरा रहा हूं फालतू में, ये याद नहीं रखना है तुम्हें, ना ये याद रखना है ना ये याद रखना है तुम्हें, खाली ये याद रखना है, ये भी रहने देना, ये याद रखना। इंटीग्रेशन तब करेंगे जब मतलब हमें जरूरत होगी जिस चीज की। अब तुम ध्यान से देखना, सो मार्कर चेंज करने की जरूरत पड़ गई। अब तुम ध्यान से देखना, नेक्स्ट जो चीज आने वाली है ना तुम्हारे सामने वो ये है। अब तुम्हें डेंसिटीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कुछ डेंसिटीज। वैसे तो तुम सारा कुछ आगे जाके पढ़ोगे, बट फिर भी एक बार थोड़ी सी नॉलेज ले लो। एक होती है लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब होता है dm अपॉन में dl, ठीक है, x लिख लो, x ज्यादा फेमस है इसलिए x लिख लो, dm अपॉन dx। इसका मतलब है छोटा सा मास, किसी बॉडी का छोटा सा मास अपॉन में उसका छोटी सी लेंथ, मतलब एक इतनी बड़ी रॉड है उसकी मुझे लेंथ निकालनी है, तो ये क्या कहती है डेंसिटी, डेंसिटी कहती है कि उसका छोटा सा मास ले लो dm और उसकी छोटी सी लेंथ होनी चाहिए dx, ठीक है। ऐसी एक हमारे पास होती है सिग्मा, जो होती है dm अपॉन में da एरिया। ऐसी ये चार्ज के लिए भी होती है, ये सिर्फ लीनियर मास डेंसिटी नहीं होती, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होती है, ये होता है dq बाई dx। ये क्या होती है, dq बाई da। ऐसी एक होती है वॉल्यूम के लिए dm बाई dv, और ये होती है dq बाई dv। ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इनको भी दिमाग में रखो। डेंसिटीज का तो हमारे पास रोल ही बड़ा खतरनाक है। जब तुम सेंटर ऑफ मास कर रहे होंगे तो तुम्हें हर जगह डेंसिटी डेंसिटी दिखेगी, लेकिन जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक करोगे तो तुम्हें चार्ज डेंसिटी डेंसिटी दिखेगी। तो ये चीजों को भी ध्यान रखो। बात समझ में आ गई? अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, अगर मेरे पास अच्छा सा पड़ा हुआ तो। देखो डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या, मास अपॉन वॉल्यूम है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं छोटा सा पार्ट ले लूं तो डेंसिटी क्या बन जाती है, dm अपॉन में dx, dm अपॉन में dx। ये पता कब होता है, ये एक्चुअल में तुम्हें टीचर नहीं बताएंगे जल्दी से, ठीक है, वो क्वेश्चंस के साथ एट द मोमेंट तुम्हें रख के दे देंगे कि ये लो ये रहा कॉन्सेप्ट। अब सुनो, ये फॉर्मूला वैलिड होता है, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया, यहाँ पे लिखो x टोटल लेंथ, या l लिख लो, इसे l लिख लो, मास अपॉन लेंथ, ये छोटी सी लेंथ है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है व्हेन मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, ये तभी वैलिड होता है। मतलब मास इज कांस्टेंट या फिर मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन सारे गलत करके आ जाओगे एग्जाम में, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला को दोनों को कंपेयर करूं तो यहां से dm क्या बन जाता है, dm बन जाएगा लैम्डा dx। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो बन जाएगा m बाई एल dx। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर तुम्हें कभी टोटल मास निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन, टोटल मास इज इक्वल टू dm विच इज इक्वल टू m बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ dx। मतलब m बाई एल अंदर आएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट हो, m by l dx, that is the formula। तो ये फॉर्मूलाज भी बड़े इंपॉर्टेंट है यार, इन्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी मैं इसके क्वेश्चन भी तुम्हें कराने वाला हूं, ऐसी बात नहीं है, बट तुम्हें फिर भी एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा ये फॉर्मूलाज को। एक मैं तुम्हें क्वेश्चन करा, तो मान लो एक सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो एक सॉलिड सिलेंडर, इसके अंदर डेंसिटी भरी हुई है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, इसका मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम। जैसे मैंने अभी तुम्हें सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करा, अब मैं वॉल्यूम फाइंड आउट कराने वाला हूं। ध्यान से देखो, अगर एक सॉलिड सिलेंडर है, वो भरी हुई बॉल, वो लेदर की बॉल होती है ना, वो है, उसके अंदर से मैं एक शेल काट लेता हूं, शेल मतलब खोखला सा पीस, टेनिस की बॉल जैसे होती है, वो काट ली मैंने उसके बीच में से। अगर मैंने वो काट ली तो उसका बताना मुझे, उसका हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम dv, स्मॉल वॉल्यूम होता है, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा, अब ध्यान से बताना मुझे। उसका सबसे पहले तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मान लो इसमें से हमने शेल काटी है ऐसी, ये शेल है, ध्यान रखना शेल, इसको यहां रखो साइड में, इसकी रेडियस है स्मॉल आर,
ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है, मोटी भी है, ठीक है, मोटी भी है। इसकी थिकनेस मान लो है ये r और ये dr, तो इसकी थिकनेस कितनी है dr। बात समझ में आ गई। बस अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr, जो कि क्या बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr की इंटीग्रेशन बताओ जल्दी मुझे, r स्क्वायर dr की अभी अभी तुम्हें बताई थी, r क्यूब बाय 3, बिल्कुल सही बोला, r क्यूब बाय 3 विच इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, 4 बाय 3 पाई r क्यूब, 4 बाय 3 जीरो से लेके कैपिटल R तक जाएगी, तो यहां आ जाएगा कैपिटल R क्यूब। बात समझ में आ गई। तो ये होती है इंटीग्रेशन, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब आगे के थोड़े से क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा जरूरी है, तो साथ साथ में करते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे आगे, 2 क्वेश्चन करते हैं साथ में करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे, जेईई एडवांस लेवल के। सुनो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो अब एक चीज मैं तुम्हें काइनेमेटिक्स में पहले बता सकता था, बट मैं अभी बता देता हूं। इक्वेशंस ऑफ मोशन सबने पढ़ी होंगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन सबने पढ़ी है, हाँ सब कहेंगे मैंने पढ़ी है। ये कब यूज होती है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, तो क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन, इन दोनों में से एक टूल को यूज करना पड़ेगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू k रूट v, k रूट, सो ये हमें क्वेश्चन दिया होगा, हमें फाइंड आउट करना है x, कैसे करें, सोचा हमने, सोचा अभी अभी फॉर्मूला बताया था वो यूज करें, करो, इसे बन देंगे, इसे बता देंगे dv by dx into v which is equal to k रूट v। ये फॉर्मूला कैसे पता लगा मैंने यूज करना है, क्योंकि मुझे x निकालना और x इसी से ही आएगा। एक्सेलरेशन का वैसे फॉर्मूला होता है dv by dt। अगला क्वेश्चन मैं इससे भी करके दिखाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला कहां यूज होता है अगले क्वेश्चन में समझ आएगा, ठीक है। अभी इसको देखो, v dv, ये रूट v को नीचे ले आओ और यहां बन जाएगा k dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, यहां बच जाएगा रूट v, ऊपर से कैंसिल होके, तो ये रूट v dv इज इक्वल टू k dx, इसकी इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, मान लो इसकी इनिशियल स्पीड है v0 और फाइनल है 0। मान लो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे गिवन है कि एक कोई भी इनिशियल स्पीड से जा रहा था, आगे जाके दीवार पे टकरा गया, टकराएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रुक जाएगा ना यार, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हमने ले ली, ठीक है। इनिशियल पोजीशन उसकी मान लो x0 है और फाइनल पोजीशन उसकी x है, तो मुझे x ही बताना है, x0 मुझे पता है, ठीक है, u0 पता है मुझे, x0 मुझे पता है, तो निकाल दो जरा। तो निकालते हैं, हमने निकाला, ये बन जाएगी v की पावर 1/2 प्लस 1, फॉर्मूला भी कराया था, 1/2 प्लस 1, v0 से लेके 0 तक इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k x माइनस एक्स नोट, ठीक है, हमें x निकालना है, x नोट को उधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 2/3 v की पावर 3/2, x नोट को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा प्लस में x नोट और साथ में 1/k भी इधर भेज दिया, दैट इज द आंसर। तो ये हमारा x आ गया, लो आंसर, बिल्कुल सही, तो ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन करो फिर इसी बात पे, अब ध्यान से करना, अब क्वेश्चन ध्यान से करना। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kv क्यूब, एक्सेलरेशन दिया हुआ kv क्यूब, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस kv क्यूब, ठीक है, और तुम्हें बताना है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमने सोचा क्या करें, इसको एक काम करते हैं dv by dt लिख लेते हैं, टाइम तो आएगा कम से कम, माइनस के kv क्यूब, ठीक है। ध्यान से देखो, v0 से स्टार्ट होके फिर से 0 पे जा रहा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी ये दे रखी है, t कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। अब ध्यान से देखो, dv by v क्यूब को नीचे ले आया, विच इज इक्वल टू माइनस के k dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन की, तो ये क्या बन गया, v की पावर -3 dv माइनस के बाहर dt, ये क्या आएगा, v0 से लेके 0 तक, 0 से लेके t तक, इसकी क्या आ जाएगी, v की पावर -2 अपॉन में -2 इज इक्वल टू kt, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन में -2 v स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के kt, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k आ जाएगा, सॉरी v आ जाएगा 1 अपॉन में kt उसका रूट। सो यहाँ पे 2 रह गया था, एक 2 भी आ जाएगा, ध्यान रखना इस 2 का।
सो ये हमारे पास कंप्लीट कैलकुलस थी। यहाँ पे सब कुछ हमने कर लिया है कैलकुलस का, जितना भी कैलकुलस में हो सकता है, जितना भी हम यूज करेंगे, +1 +2 और जेई के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, जितना भी हम करने वाले हैं आगे जाके, वो सारा मैंने इस वीडियो में करा दिया तुम्हें। एक भी चीज नहीं छोड़ी है कि जिससे तुम्हारे क्वेश्चन रुक जाएंगे। मेरे ख्याल से इससे और स्मूथली तुम क्वेश्चन करोगे। बात समझ में आ गई? मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चंस करा दिए जो बाद में कैलकुलस से मुश्किल लगेंगे, मैंने पहले करा दी। अब इजी लगेंगे तुम्हें जब वहां पे करोगे एक्चुअल में, जब ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने सारा तुम्हें करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक और वीडियो काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काइनेमेटिक्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बी क्यूरियस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।